और आज की दूसरी और बड़ी और अहम खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बांग्लादेश में अगला कुंभ होने वाला है दर्शकों। कुंभ भारत में होता है, 12 साल में एक बार होता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश में कुंभ कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, ये सारी बातें कैसे खड़ी हो रही हैं, आपको एक एक चीज बताऊंगा दर्शकों। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है और हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं पर जुर्म थमने का नाम नहीं ले रहा है दर्शकों, अत्याचार नहीं थम रहा है। हिंदू अल्पसंख्यक हैं तो उन्हें अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जा रहा है दर्शकों। और ऐसा ही हाल पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान की हरकतें किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा पूरा विश्व जानता है क्या है। हिंदू मंदिरों पर कभी रॉकेट लॉन्चर दागे जाते हैं तो कभी हिंदू समुदाय के घरों को निशाना बनाया जाता है। अंधाधुंध फायरिंग की जाती है दर्शकों। और पाकिस्तान के हालात तो इतने बदतर हो चुके हैं कि ना सिर्फ वहां हिंदू बल्कि पाकिस्तान में रह रहा एक एक शख्स अपने मुल्क को भारत में विलय करने की मांग उठा रहा है। आपको दोनों तस्वीर दिखा रहा हूं, पहली बांग्लादेश की है, दूसरी पाकिस्तान। ये हालात बने हुए हैं और इस वजह से, इस कारण अखंड भारत की मांग उठ खड़ी हुई है। अखंड भारत की जरूरत महसूस हो रही है दर्शकों। अखंड भारत का सपना संजोया जा रहा है और भारत की अखंडता की शक्ति को समझा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, आपने देखा है दर्शकों कि क्या होता है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है और इसी वजह से दर्शकों, इसी वजह से भारत में भी मांग उठ रही है अखंड भारत। अखंड भारत की क्या वाकई जरूरत है? मांग उठना एक अलग बात है, लेकिन उस मांग पर काम किया जा रहा है और उसे धरातल पर उतारने की पूरी स्थिति है। इसलिए तो आज सवाल पूछा जा रहा है दर्शकों। क्या सवाल पूछा जा रहा है? आखिर अखंड भारत कैसे बनेगा? बड़ी बात यही है दर्शकों कि आखिर यह कैसे बनेगा। आखिर अखंड भारत बनाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आखिर भारत को अखंड बनाने के लिए कौन आगे आएगा? ये सवाल आज दर्शकों खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नागा साधुओं ने किस तरह की मांग बुलंद की है। नागा साधु नाम सुनते ही दिमाग में अजीब सी सिहरन उठ पड़ती है। वो नागा साधु जो 12 साल में होने वाले कुंभ के दौरान ही सामने आते हैं। अखाड़ों में नग्न अवस्था में रहने वाले वो नागा साधु जो शरीर पर धुनी की राख लपेटे हुए रहते हैं। युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए कुंभ में स्नान करते साधुओं की टोली को आपने जरूर देखा होगा। आम जीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहने वाले इन नागा साधुओं ने एक बार फिर हिंदुओं की रक्षा का बीड़ा उठाया है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर कट्टरपंथी अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, नागा साधुओं ने अब बांग्लादेश की रक्षा का बिगुल फूंक दिया है और ऐलान कर दिया है कि भारत में होने वाले महाकुंभ से पहले बांग्लादेश में महाकुंभ कराया जाए। अगर भारत सरकार हमें परमिशन दे, हम बांग्लादेश में कूच करने को तैयार है और हर नागा मरने मिटने को तैयार है, क्योंकि हमने जन्म इसीलिए लिया। नागा सन्यासियों का जन्म भारत माँ की सेवा के लिए है, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए है, हमारे मठों के लिए है, मंदिरों के लिए। एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला रखने वाले नागा साधु जो किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन सनातन पर जब भी हमला हुआ है वो किसी को नहीं छोड़ने वाले मूड में आ जाते हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में सनातन पर हमला हो रहा है, नागा साधुओं ने भारत सरकार को खत लिखकर बांग्लादेश जाने की अनुमति मांगी है। हम पहला कुंभ जो है कहां करेंगे? बांग्लादेश में करेंगे। उसका बाद हमारा जो कुंभ है प्रयागराज में होगा। हम तैयार बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है, हमें सनातनियों को बताना है। जो माँ बहनें, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। यानी एक बार फिर नागा साधुओं की टोली तैयार हो रही है।
एक बार फिर सनातन पर हमला करने वालों को जवाब देने की घड़ी आ गई है और फिर जिम्मा नागा साधुओं ने अपने ऊपर ले लिया है, जैसा कि वो पहले भी करते आए हैं। और फिर भारत को अखंड बनाने की अलख जगी है, जिसकी मशाल नागा साधुओं ने उठाई है। दर्शकों, नागा साधुओं ने अनुमति मांगी, आपने सुन लिया। लेकिन नागा साधुओं का शौर्य क्या रहा है इतिहास में, आज मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों। और सुन लीजिए, क्योंकि सिर्फ नागा साधु कुंभ मेले में नजर आते हैं और समय समय पर वो अपनी क्षमताओं का परिचय देते हैं। अगर आप भारत के इतिहास से जुड़ी कई किताबों को पलटेंगे तो नागा साधुओं ने जो युद्ध, धर्म और समाज के हित को ध्यान में रखकर लड़ा है, इन सभी का जिक्र आपको किताबों में मिलेगा। और ये आप समझ जाएंगे कि नागा साधुओं का कोई मौके में अहम योगदान है। कई सारे ऐसे मौके आए, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा जब उनकी जरूरत महसूस हुई और उन्होंने बड़ी चीज करके दिखाई। आपको बता रहा हूं, नागा साधुओं की सबसे बड़ी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली की मानी जाती है। सुन लीजिए, अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता था, 1748 में नादिर शाह की मौत के बाद अफगानिस्तान का शासक और दुर्रानी साम्राज्य का इस संस्थापक बना था। उसने भारत पर 1748 से 1758 तक कई बार चढ़ाई की। अब्दाली ने भारत पर सबसे बड़ा हमला दिल्ली पर किया। 1757 में जनवरी में यह हमला किया गया था। तब अहमद शाह 1 महीने तक दिल्ली में ही रुका था और उसने खूब लूटपाट की थी। अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा, वृंदावन और गोकुल पर अपना अधिकार कर लिया था। गोकुल में खूब सारे मंदिर और वहां बहुत खजाना था दर्शकों। अहमद शाह अब्दाली अपने कमांडर सरदार खान के साथ पूरी आर्मी लेकर गोकुल चला गया। तब दर्शकों, नागा साधु ही थे जिन्होंने अपनी तीसरी आंख को खोला और उस समय वहां पर नागा साधुओं का छोटा सा जत्था मौजूद था। लेकिन संख्या की परवाह किए बिना नागा साधु अब्दाली की पूरी फौज से भिड़ गए और यह भी बताया जा रहा है दर्शकों कि तब शाह अब्दाली के 100 सैनिक पर एक नागा साधु भारी पड़ गए और इस युद्ध में करीब 2000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन दर्शकों, सबसे बड़ी और अहम बात, नागा साधुओं ने अब्दाली के एक भी सैनिक को 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। अहमद शाह अब्दाली की सेना जहां थी, वहीं नागा साधुओं ने उन्हें ढेर कर दिया। सोचिए, नागा साधुओं की ताकत कितनी रही होगी। और जो सैनिक अब्दाली के बचे थे, वो खुद वहां से भाग खड़े हुए। ये वो अहम मौका था दर्शकों, जब नागा साधुओं ने अपनी क्षमता का परिचय दिया और भगवान श्री कृष्ण की नगरी की रक्षा की थी। लेकिन अब बड़ी बात क्या है, अब मौका है दर्शकों, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां नागा साधु जाना चाहते हैं। साधु संत इस पर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जब हमारे सनातनियों के साथ वहां बलात्कार होगा, अत्याचार होगा, तो हम लोग चुप बैठे, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि सनातन की रक्षा का जो कार्य है वो संतों का है, वो नागा सन्यासियों का है। भारत के सारे साधु संत लोग आक्रोशित हैं, दुखित हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र बांग्लादेश के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया जाए, ताकि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों के ऊपर प्रताड़ना हो रही है, उससे रोका जाए। ये बांग्लादेश को नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुओं पर अत्याचार यहाँ का संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। नागा साधु दर्शकों तैयार है और संकल्प कहां का लिया जा रहा है, अखंड भारत। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शक, भारत में तो आपने देख लिया कि अखंड भारत की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि भारत बड़ी शक्ति, महाशक्ति बने। लेकिन भारत से अलग हो चुके देशों को वापस भारत में मिलाने की मांग अब और ज्यादा तेज हो गई। लेकिन दूसरी ओर क्या तस्वीर है, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दर्शक, और आपको देखना चाहिए कि भारत के कई सारे पड़ोसी और दुनिया के दूसरे देशों में उथल पुथल मची हुई है दर्शक। दिखाता हूं आपको कहां क्या हालात बने हुए हैं। बांग्लादेश देख लीजिए आप क्या हो रहा है।
अब ये थाईलैंड तक पहुंच गई। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ दर्शकों, सियासी उथल पुथल मची हुई है। शेख हसीना को अपना ही देश छोड़ना पड़ा, तो उधर थाईलैंड के प्रधानमंत्री थवासिन को पद से हटा दिया और संवैधानिक कोर्ट ने गलत तरीके से कैबिनेट में नियुक्ति पर पद से हटा दिया है। वहां पर भी हालात खराब है। जापान चले जाइए, जापान में सियासी भूचाल आ गया है। जापान के पीएम फूमियो किशिडा ने इस्तीफा देने के साथ ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी दुनिया भर में क्या उथल पुथल मची हुई है दर्शकों, ये तो आपने देख लिया है। लेकिन तमाम उथल पुथल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देश को एकजुट करने का प्रण ले लिया है। उन्होंने संकल्प लिया है दर्शकों कि देश को बिखरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि वो अखंड भारत बनाकर ही रहेंगे। और कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह संकल्प लिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। 14 अगस्त 1947 वो तारीख जब अखंड भारत को खंड खंड करने की साजिश अंग्रेजों ने रची, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत के दो टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन उस काले दिन के 78 साल बाद सीएम योगी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि भारत एक बार फिर अखंड होगा। मैसेज उन लोगों को जो भारत के टुकड़े होने का ख्वाब सजाए बैठे हैं कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। विभाजन विभीषिका दिवस पर सड़कों पर पदयात्रा पर उतरे सीएम योगी बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार को लेकर दो टूक कहते हैं और बता देते हैं कि 1947 में जो हुआ था वही आज बांग्लादेश में हो रहा है। जो अत्याचार हो रहा है उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें गलतियों से बचना होगा। कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। सीएम योगी के बंटवारे की याद दिलाने के पीछे संदेश एकदम साफ था कि विपक्ष अपने वोट बैंक की वजह से चुप है। अत्याचार पर उन लोगों के मुंह सिल चुके हैं। इतना ही नहीं, विभाजन के लिए सीएम योगी ने कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। चंद घंटे बाकी है जब देश अपनी स्वतंत्रता के 78वें साल में प्रवेश कर जाएगा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अखंड भारत को लेकर दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। योगी ठान चुके हैं कि वो देश के टुकड़े किसी हाल में नहीं होने देंगे। एक गज हिस्सा भी उनके रहते इधर से उधर नहीं जाएगा। जो उस समय अंग्रेजों ने किया वो इतिहास फिर नहीं दोहराएगा। भारत सिर्फ और सिर्फ विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और अखंड भारत कहलाएगा। भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और अखंड भारत की आवाज इसकी मांग को बुलंद कर रही है। लेकिन इस बीच इत्तेहाद मुस्लिमीन काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के सुर भी बदल गए। दर्शक, पीएम मोदी और सीएम योगी के विरोध में अक्सर आपने तौकीर रजा को सुना होगा, ये अपनी आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन मौलाना तौकीर रजा आज योगी आदित्यनाथ की हां में हां मिला रहे हैं और सीएम योगी के अखंड भारत के संकल्प का समर्थन कर रहे हैं। पहले आपको सुनवाता हूं तौकीर रजा कैसे योगी की हां में हां मिलाने लगे हैं। हिंदुस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश हुआ करता था। बांग्लादेश को हिंदुस्तान में शामिल करने का ये सही वक्त है। इस वक्त बांग्लादेश को हिंदुस्तान में शामिल कर लिया जाना चाहिए और ये पहला स्टेप होगा।
अगर ये काम हुकूमत करने का काम करती है तो इंशाल्लाह कल पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में शामिल करने का काम किया